अ, जिस दिन से जंग शुरू हुई है, देखिए अब हमने जिस तरह एस्केलेट हो रही है, जिसका आप अपने तारुफ में जिक्र कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका अपने वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका। और जाहिर है तमाम जो एयर पावर के एनालिस्ट हैं या स्ट्रैटेजी को पढ़ने वाले लोग हैं, हमें तो ये क्लियर था कि ईरान ने क्या इस जंग में हासिल करना है और अमेरिका ने क्या हासिल करना है। अमेरिका के सदर ने खुद पोस्टरिंग की, अभी नहीं सिर्फ की, जून में भी की, पिछले साल। उस वक्त ये कहा गया, जिस तुलसी गबार्ड ने खुद कहा कि हमने ईरान की जो एटमी सलाहियत है उसको कई दिहाइयां पीछे धकेल दिया। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमने न्यूट्रलाइज कर दिया जो कुछ करना चाहते थे। मेरे जैसे जो एयर पावर को थोड़ा सा पढ़ते रहे कुछ असर, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अमेरिका की चाहे जितनी मर्जी B-52 या इतने स्टेल्थ और सारे लेकर आ जाए, इसराइल की जितनी मैंने पढ़ी थी, इनकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जितनी उन्होंने बॉम्ब प्रोटेक्शन की हुई है उनकी, तो मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि ये नहीं पॉसिबल कि इन्होंने दिहाइयां पीछे धकेल दिया हो ये प्रोग्राम। और वही हुआ कि दिहाइयां छोड़े, अब 6 महीने बाद अमेरिका वापस आ गया सारी फौज लेकर के, तो रह गया। तो अब ना तुलसी गबार्ड मानने को तैयार है, ना अमेरिकन प्रेसिडेंट मानने को तैयार है कि हमने उस वक्त फिर क्या कहा था। दोनों में से दोनों बातें सच्ची तो नहीं हो सकती है, ये गलत बात है दोनों में से कि या तो कैपेबिलिटी उस तक नहीं डिस्ट्रॉय की गई थी, या इस वक्त अगर दुनिया को वो सच्चाई नहीं दिखाई जा रही। तो ये अंडर द गाब ऑफ न्यूक्लियर पता नहीं कहां तक लेके जा रहे हैं। और ये पहली दफा नहीं हुआ, 2015 में भी एक डील होने के बाद ये सारी सिर्फ उस वक्त भी इसराइल ने मुखालफत की थी, यूरोप ने सारा सपोर्ट किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप 2018 में आए तो उन्होंने नलिफाई कर दिया, रिवोक कर दिया उसको, सारे एग्रीमेंट को। और यूरोप हैरान था, सिर्फ इसराइल खुश था, क्योंकि इसराइल एक्चुअली शो स्पॉइलर है सारा। वो चाहता नहीं है, वो चाहता है कि अंडर द गाब न्यूक्लियर बनाना या ना बनाना वो तो एक और रियलिज्म है, लेकिन ईरान की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक गवर्नेंस और सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस हद तक तबाह कर दिया जाए कि अगर ये किसी वक्त या किसी सर्कमस्टांसेस में डील अमेरिका को करनी भी पड़ जाए तो, और तेल एक्सपोर्ट करने की भी इजाजत मिल जाए, तो ईरान के तमाम का तमाम रेवेन्यू या फोकस या कंसंट्रेशन जो है वो मुल्क को रीबिल्ड करने पर लगा दे ईरान। ये उसकी साजिश है। आपने देखा कि पिछले दिनों ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो टारगेट कर रहा है हिट, वो इसराइल कर रहा है, ना कि अमेरिका कर रहा है। अमेरिका को तो ये गलत फहमी थी कि जो आइलैंड है कारक का, वो भी शायद उन्होंने वॉर बूटी के तौर पर कब्जा करना था। वो समझ रहे थे वो तो माले गनीमत के तौर पे हमारे हिस्से में आना था। फिर जाकर तीसरे हफ्ते उन्होंने बमबारी की और सिंबॉलिक की, डिस्ट्रक्शन नहीं की, सिर्फ शो करने के लिए हम इसको टेक ओवर कर सकते हैं। तो आई थिंक कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग उनके वॉर ऑब्जेक्टिव हैं। और अब नजर आना शुरू हो गया कि कॉन्सेप्ट ईरान का जे अगेंस्ट जो स्ट्राइक हो रही है वो अमेरिका का और फोकस है, इसराइल का और फोकस है। अगर आप फॉलो अप क्वेश्चन में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो मैं इससे ज्यादा अर्ज करूंगा। अच्छा सर, मुझे ये ज़रा ज़रूर गाइड कीजिए इसी के साथ साथ कि ये जो जंग है इस सिलसिले में अमेरिका की पब्लिक यानी आवाम है वो अपने सदर के साथ नहीं है, पार्लियामेंट कांग्रेस के कई अपोजिशन भी साथ नहीं है, और इस जंग को वो ये कहते हैं कि ये आपके इज़राइल और ट्रंप की जंग है। ऐसी सूरत हाल में जब उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है और 2026 नवंबर में वस्त मुद्दती मिड टर्म इलेक्शन है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ट्रंप या तो इम्पीच की तरफ जाएंगे या गैर फाल हो जाएंगे, तो ये चीज़ें भी सामने होंगी, तो कैसे जो दूसरे ममालिक हैं या ख़ास तौर पे जो खलीज ममालिक हैं किस हद तक अमेरिका के साथ खड़े रहेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, मैंने जितनी स्ट्रैटेजी पढ़ी या पढ़ाई, मैं तो ये जी मुझे कहा जी आपने जी मैंने कहा ट्रंप के साथ। जी डॉक्टर साहब, ओके जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी स्ट्रैटेजी पढ़ी या पढ़ाई, मैं हैरान हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कौन सी स्ट्रैटेजी के ऑप्शन की है। मैं क्विकली रेफर करूंगा रिपब्लिकन के सारे जो प्रेसिडेंट 3-4 मेरे जहन में आ रहे हैं, रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट ट्रंप, सब के सब ने नए वादे किए अमेरिका को बनाने के लिए, डोनाल्ड रेगन से लेकर आज तक कि हम रिफॉर्म करेंगे, अमेरिका को स्ट्रांग करेंगे, टैक्स करेंगे, अमीर बनाएंगे। लेकिन सारे के सारे सदूर ने मिडल ईस्ट के एक मुल्क पर जरूर हमला किया, नंबर 1। प्रेसिडेंट ट्रंप में और पहले के जो सदूर हैं उनमें फर्क ये है कि उन्होंने पहले, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, यूनाइटेड नेशन से एक डमी किस्म की रेजोल्यूशन पास करवाई, फिर नेटो को अपने पीछे इकट्ठा किया, फिर एक नैरेटिव बिल्ड किया। ये उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया लोगों को अपने पीछे लाने के लिए।
लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑपोजिट किया। वो पहले से दूर बिल्ड अप करते थे, इन्होंने बिल्ड डाउन किया कि तमाम नेटो के ममालिक को ऑफेंड किया, ग्रीनलैंड का जिक्र किया, कनाडा को नाराज किया, यूरोपियन यूनियन को नाराज किया, और उसके बाद अकेले हमला कर दिया। जब आप हमला कर देते हैं तो ना यूनाइटेड नेशंस आपके पीछे है, ना आपकी कांग्रेस पीछे है, जिससे पहले अप्रूवल से दूर लेते रहे, आपने नहीं लिया। उसके बाद ने आपने बहुत बड़े बड़े मुल्कों को, रूस को, चीन को, इवन इंडिया को नाराज किया, और उसके बाद आप चढ़ दौड़ते हैं। फिर आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इतने वेग हैं कि हम ऑलमोस्ट 4 हफ्ते से ये देख रहे हैं कि 5 या 6 उन्होंने ऑब्जेक्टिव किए हैं, जो ऑलमोस्ट अगर अलग-अलग तकरीरों को उठाकर जोड़ लें तो तमाम अचीव हो चुके हैं। उन्होंने नेवी और एयरफोर्स को भी तबाह कर दिया है, उन्होंने लीडरशिप को भी तबाह कर दिया या बदल दिया है। 86 साल खामनाई से 56 साल खामनाई को बदल दिया, वो कहते हैं रजीम चेंज हो गई। फिर उन्होंने कहा फुट ऑन ग्राउंड है, फिर सोचा कि नहीं, फुट ऑन ग्राउंड नहीं करते। फिर उन्होंने कहा एनरिचमेंट खत्म कर दी है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, जितने आपके वेग होते हैं डायमेंशंस, उतनी ही ज्यादा आपके लिए एम्बैरेसमेंट होती है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन लग रहा है, इसीलिए उनको लग रहा है कि सिर्फ वही समझते हैं कि जंग जीत रहे हैं। लोग उनके पीछे पहले भी नहीं थे, पहले शायद 2/3 थे, फिर 3/4 हो गए। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑलमोस्ट 80% को समझ आई है कि हम ये टेक होम हमारे लिए क्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तक ना कोई वॉर ट्रॉफी दिखाने के काबिल हुए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्तों में जिस तरीके से एस्केलेट हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ दिखा पाएंगे।